सबसे पहले सप्लाई का मतलब क्या होता है। जिस तरह हम पढ़ चुके हैं डिमांड में कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है, विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू परचेज। मीन्स आपकी ख्वाहिश भी रखते हो आप किसी चीज़ को परचेज़ करने की, और साथ आप इस्तात भी रखते हो चीज़ को ख़रीदने की। मीन्स आप परचेजिंग पावर रखते हो, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए। उसी तरह से हम बात करते हैं सप्लाई की। ठीक है, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मतलब है कि पावर हो आपकी सेल करने की। मीन्स आपके पास चीज़ फिज़िकली प्रेजेंट हो या आपकी एबिलिटी हो सेल करने की, प्लस आप विलिंगनेस हो आपकी सेल करने की। ठीक है, मतलब कि आप ख्वाहिश भी रखते हो। सिर्फ ख्वाहिश रखना कि मैं चीज़ बेचना चाहता हूँ वो सप्लाई नहीं होता। सप्लाई मतलब आपके पास चीज़ की फ़िज़िकल अपीयरेंस भी हो, पावर टू सेल, ठीक है, और आपकी विलिंग भी हो। दोनों कंपोनेंट मिलकर सप्लाई बनाती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन हमने जिस तरह से डिमांड फंक्शन की बात की थी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। हम यहाँ से ये एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किन किन अदर वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है या किन वेरिएबल्स पे की वजह से वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास आप इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पे सप्लाई फंक्शन है, एस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं इसके। ठीक है, इन डिटर्मिनेंट्स की वजह से सप्लाई इफ़ेक्ट हो सकती है। कोई भी डिटर्मिनेंट चेंज होगा, कोई भी फैक्टर अगर चेंज होगा तो सप्लाई चेंज होगी। सप्लाई जो है हमारे पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सप्लाई इन सारे वेरिएबल्स पे, प्राइसेस पे सप्लाई डिपेंड कर रही होती है, रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस पे डिपेंड कर रही होती है, टैक्सेस पे डिपेंड कर रही होती है, फर्म्स के साइज़ पे डिपेंड कर रही होती है, उसके अलावा कॉस्ट पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जिन पे सप्लाई डिपेंड कर रही है। पहले हमने डिस्कस किया था डिमांड का चैप्टर। डिमांड अगर हम पढ़ते हैं, डिमांड को स्टडी करते हैं तो हम खुद को एज ए कंज्यूमर बात करते हैं। ठीक है, हम कंज्यूमर हैं, मार्केट में जो प्राइसेस प्रिवेल कर रही हैं उनके चेंज होने से हमारा बिहेवियर क्या है। अब सप्लाई की अगर हम बात करें, हम अपने आप को एज ए प्रोड्यूसर एज्यूम करते हैं कि हम प्रोड्यूसर हैं, किसी भी फर्म को, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारी सप्लाई किन किन फैक्टर्स पे इफेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद आ जाता है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर पिक्चर होती है जो कि वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को डिटरमिन करती है, जिनकी वजह से हम जो वेरिएबल की जो रिलेशन होता है उसको हम देख सकते हैं। एक टेबल की फॉर्म में होता है, जिस तरह से हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था कि डिमांड शेड्यूल में हमने प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांड की बात की थी। प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम टेबल से ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिलेशनशिप क्या है इन दो वेरिएबल्स का। सेम जो सप्लाई का केस उसमें भी इसी तरह से कहेंगे कि सप्लाई शेड्यूल में होता है। इसका भी एक टेबुलर पिक्चर होती है, एक टेबल होते हैं हमारे पास मेंशन, और उसमें हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को हम देख रहे होते हैं कि किस तरह से इनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, किस तरह का उनका रिलेशनशिप है। ठीक है, हम उस टेबल से डिटरमिन कर सकते हैं उनका रिलेशनशिप। फिर आ जाता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व होता है एक उसी टेबल की जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, उन टेबल को अगर हम किसी ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है, उनकी कोई पिक्चर बन जाती है, वो हमें ये डिपिक्ट कर रही होती है कि सेम इसका भी जो क्या कहते हैं, इसका मतलब वही है, सेम वही एक इन्फॉर्मेशन देता है कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप किस तरह का है। वहाँ पर हमें टेबल की शक्ल में पता चलता है, और यहाँ पर हमें एक ग्राफ की एक पिक्चर हमारे सामने होती है। उसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन किस तरह का है। उसके बाद आ जाता है लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? बाय कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, when the prices of goods and services increases, the quantity supply of goods and services that seller offered also increases and vice versa. ठीक है, मतलब कि सारे फैक्टर्स जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं सप्लाई को, जैसे हमने बात की है कॉस्ट की, जैसे हमने बात की टैक्सेस की, जैसे हमने बात की है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, सारे फैक्टर्स जो भी सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं, हमने एज्यूम किया कि हम उन्हें कांस्टेंट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइसेस जब इंक्रीज़ होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की, मार्केट में प्राइसेस बढ़ते हैं, इंक्रीज़ होती हैं, तो सप्लायर सप्लाई ज़्यादा करता है। ठीक है, क्योंकि उसको कॉस्ट उसकी इंक्रीज़ नहीं हो रही, उसको बनाने में जो खर्चा लग रहा है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, कॉस्ट उसको उतनी ही पड़ रही है, तो वो ज़्यादा बना के बेचेगा ताकि जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट में प्राइसेस किसी भी वजह से कम हो रही हैं और सप्लायर को उतनी ही कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो सप्लायर क्या करेगा? प्रोडक्ट्स तो सेल करेगा लेकिन और कम सेल करेगा, प्राइसेस कम होने की वजह से अपनी क्वांटिटी भी कम कर देगा। इसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड सप्लाई इज़ ऑलवेज पॉजिटिव।
प्राइसेस और क्वांटिटी सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा पॉजिटिव है। वो किस तरह से, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो सप्लायर इंक्रीज़ करते हैं, अगर प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं तो सप्लायर प्राइसेस भी डिक्रीज़ करता है। प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से हम ये कह सकते हैं कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाता है एजम्पशन ऑफ द लॉ। एजम्पशन ऑफ द लॉ में हम बात करते हैं, एज्यूम करते हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको हमने एज्यूम किया, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पीछे, जिनको मैंने सप्लाई फंक्शन में बात की थी, वो सारी डिटर्मिनेंट जिनको हम एज्यूम करते हैं कांस्टेंट है। इस तरह से फॉर्मेट में बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एजम्पशंस ऑफ द लॉ या एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई किस तरह से लिखनी है, तो आपने इस तरह से वो सारे जो नाम हैं उनको इस तरह से अपने हेडिंग दे के लिखना है, ठीक है। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, the income of a seller as well as consumer must remain constant because if the income increases then he may change its output। अगर सप्लायर, हम यहाँ पे सप्लायर की इनकम की बात करें, ठीक है, अगर सप्लायर का इनकम जो है वो ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमने एज्यूम कि सप्लायर की इनकम भी कांस्टेंट है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स क्या है, एक चीज़ के नेमुल बदल दूसरा प्रोडक्ट है, ठीक है। हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है मार्केट में वो भी फिक्स है, उनमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी अगर आप चेंज करते हो टाइम टू टाइम तो ये होगा कि टेक्नोलॉजी अच्छी लगाओगे तो आपका आउटपुट अच्छा आएगा, आउटपुट और ज़्यादा कर सकोगे, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि टेक्नोलॉजी, आप कुछ टाइम पीरियड के लिए टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वही टैक्सेशन की बात आ जाती है कि टैक्सेस, हमने एज्यूम कर लिया कि टैक्सेस इंक्रीज़ भी नहीं हो, टैक्सेस डिक्रीज़ भी नहीं हो। टैक्सेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो सप्लाई हमारी इफेक्ट होगी, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिए सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने एज्यूम करना है कि कांस्टेंट है, ठीक है। आप इनके अलावा कोई भी अगर आपको किसी बुक से नज़र आते हैं, कोई इंटरनेट सोर्स से नज़र आते हैं, कहीं से भी आप देख सकते हो, तो आपने एटलीस्ट 5 to 6 एजम्पशंस जिनको हम एज्यूम कर रहे होते हैं वो अपने इस तरह से डिटेल्स में लिखने हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही फैक्टर कॉस्ट आ जाती है, बनाने में जो खर्चा आता है वो उसमें हम एज्यूम कर लिए कि वो कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है, फाउंडेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। फाउंडेशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, कि लॉ ऑफ सप्लाई हम बात करते हैं, इसके जो बेसिक फैक्टर्स हैं, फाउंडेशन, बुनियाद क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसकी बुनियाद। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बगैर हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते, कोई एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कोई बिजनेस, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ना हो तो हम कह सकते हैं कि सप्लाई की बुनियाद ही नहीं रख सकते, ठीक है। हम मार्केट में कुछ सप्लाई ही नहीं कर सकते, हम कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते, ठीक है क्लास। ये है हमारा थोड़ा सा लॉ ऑफ सप्लाई का टॉपिक, सिर्फ लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ तक आपको बताया गया है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा दूसरा टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जिस तरह हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में, डिमांड हमने कहा था एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या है, पर यूनिट प्राइस से कितनी डिमांड हम कर रहे हैं, पर यूनिट प्राइस से कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। डिमांड ओवरऑल बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट था। सेम सप्लाई अगर की बात करें, सप्लाई एक ओवरऑल ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, वाइड कॉन्सेप्ट है। इसमें हम ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम सिर्फ प्राइसेस पे इफेक्ट नहीं कर रही हमारी सप्लाई, नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स पे इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और जिस क्वांटिटी सप्लाई क्या है कि क्वांटिटी सप्लाई हम इसको थोड़ा सा नैरो कर देते हैं, मींस पर यूनिट प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं कि पर यूनिट प्राइस में चेंज होने से आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो। अगर हम पेन की एग्जांपल लें, ठीक है, पेन की अगर प्राइसेस मार्केट में 10 रुपीज़ थी, अब 12 रुपीज़ हो गई हैं, तो अब सप्लायर कितनी क्वांटिटी में पेन सेल करेगा, कितनी क्वांटिटी में मार्केट में पेन रखवाएगा, ठीक है, कितने पेन प्रोड्यूस करेगा। ऑब्वियसली जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो वो ज़्यादा पेन रखवाएगा मार्केट में, अपनी क्वांटिटी, जो पेन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर देगा। शायद अगर पहले 100 पेन्स वो प्रोडक्शन उसकी कर रहा था, अब वो शायद 120 पेन की प्रोडक्शन कर ले, मीन उसकी क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर दे प्राइसेस की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ सप्लाई की बात करते हैं, हम ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होते हैं, ठीक है। हमने कॉस्ट की बात की, कॉस्ट में चेंज होने से सप्लाई पे क्या असर पड़ा है, साथ टैक्सेस भी लग सकते हैं, कोई भी फर्म अगर कोई चीज़ बना रही है साथ उस पर टैक्सेशन भी लग सकती है। तो मतलब सप्लाई जो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है, सिर्फ प्राइसेस पे डिपेंड नहीं कर सकता। उसके बाद क्लास ये सारा जो मैंने इसका कंक्लूजन बता दिया है ये था। उसके अलावा हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है। हम ग्राफ पे अगर किसी एक पॉइंट पे बात करें, जैसे हमने डिमांड में किया था कि अगर हमारे पास एक डिमांड कर्व था, उसमें एक पॉइंट, उस लाइन पे जो कर्व था हमारे पास, डिमांड कर्व नेगेटिव लाइन जो थी, उस पर हम अगर किसी एक पॉइंट पे बात करें
तो वो हमारे पास होगी क्वांटिटी डिमांड। मींस इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड की हमने, ठीक है, उस पॉइंट पे, चाहे उस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्वांटिटी डिमांड है, आपने कितनी क्वांटिटीज़ डिमांड की हैं उस स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वांटिटी डिमांड। और डिमांड का ओवरऑल हमने पूरी जो सप्लाई, जो डिमांड कर्व था उसको हमने डिमांड कंसीडर किया था कि ये जो डिमांड कर्व है फ़िलहाल कंज्यूमर की जो है एक्स कंज्यूमर की या वाई कंज्यूमर की, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सप्लाई की बात करें, क्वांटिटी सप्लाई का मतलब है, उसी तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे लाइन, हमारे पास एक पॉजिटिव लाइन बनेगी, एक पॉजिटिव सप्लाई कर्व बनेगा, जो कि हम क्लास में कर चुके हैं। इसमें क्या है कि सप्लाई कर्व जो है उस पर कोई भी एक पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पॉइंट इतनी क्वांटिटी इस पे परचेज प्रोडक्शन की जा रही है, मार्केट में सप्लाई की जा रही है, और इतनी क्वांटिटी पे ये प्राइसेस थी। पर यूनिट प्राइस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्वांटिटी सप्लाई की बात करते हैं। लेकिन अगर वो कर्व, ओवरऑल कर्व देखें तो वो पूरा कर्व जो है वो सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई में डिफरेंस कब आता है, चेंज कब आता है, जब प्राइसेस में चेंज आता है। लेकिन बाकी फैक्टर्स में अगर चेंज आता है तो क्वांटिटी जो बाकी फैक्टर्स अगर हम बात कर लें कि प्राइसेस अगर कांस्टेंट थी और बाकी सारे फैक्टर्स हम कह लें कि वो चेंज हो रहे हैं, तो उसमें हमारा पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर प्राइसेस में सिर्फ चेंज आ रहा है और बाकी सारे फैक्टर्स जो एज्यूम हमने किए थे वो कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइसेस में चेंज आता है, तो जो हमारा सप्लाई कर्व होगा वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी, उसमें वो शिफ्ट नहीं होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन होगी, ठीक है। अपवर्ड अगर पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सप्लाई में एक्सपेंशन हो रही है। अगर वो पॉइंट्स डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। क्लास या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और ग्राफ वाली एक अलग वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर देती हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा अगर किसी को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहे। ओके, उसके बाद आ जाता है, हमने बात की सप्लाई कर्व में दो तरह की चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है। वो दो तरह की चेंजेस किस तरह की हैं, एक होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना, या एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व हमने बात की है बच्चों यहाँ पे कि जो सप्लाई कर्व होता है उसमें प्राइसेस के हवाले से, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है, प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हम प्राइसेस के कम होने की बात करें तो सप्लाई भी कम हो रही है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो रही है सप्लाई में। अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और हम सप्लाई भी ज़्यादा करें, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन हो रही है हमारी सप्लाई में, ठीक है। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हम ये करते हैं कि एक्सपेंशन जब प्राइसेस में इंक्रीज़ होता है और प्राइसेस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, हम कहते हैं सप्लाई कर्व में एक्सपेंशन आ रही है, ठीक है। ये सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं करेगा बल्कि पॉइंट टू पॉइंट मूव करेगा। साथ इसमें कॉन्ट्रैक्शन है, प्राइसेस में जब कमी आती है, प्राइसेस जब डिक्रीज़ होती है तो उससे क्वांटिटी सप्लाई भी प्रोड्यूसर वो भी डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। इसमें हम कहेंगे कि पॉइंट्स में मूवमेंट आती है, क्वांटिटी कम हो रही है, पॉइंट्स में मूवमेंट आ रही है, लेकिन पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं कर रहा। सेकंड केस है राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कर्व। राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कर्व में ये होता है कि प्राइसेस सप्लाई चेंज हो रही है लेकिन प्राइसेस की वजह से चेंज नहीं हो रही। मीन्स यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि जो प्राइसेस है प्रोडक्ट्स की वो मार्केट में वो फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो रही, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जो बाकी एजम्पशंस हमने फैक्टर्स पढ़े, जो डिटर्मिनेंट्स पढ़े हमने सप्लाई के, उन फैक्टर्स की वजह से हम कह रहे हैं कि सप्लाई में जो है चेंज आ रहा है। अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है बाकी फैक्टर्स की वजह से, अगर हम कहते हैं कि कॉस्ट की वजह से सप्लाई में चेंज आ रहा है, कॉस्ट चीज़ जो बना रहे हैं हम वो भी सस्ते में बन रही है, ठीक है, बहुत सस्ते में बन रही है, लेकिन मार्केट में प्राइसेस चेंज नहीं हो रही। जब बनाने में ख़र्चा कम आ रहा है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा कर देगा ना। तो इस केस में राइज एंड फॉल ऑफ सप्लाई कर्व में पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। राइज में शिफ्ट करेगा तो आउटवर्ड मूव करेगा, अगर फॉल करेगा सप्लाई कर्व तो इनवर्ड मूव करेगा। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सप्लाई में जो चेंज आ रहा है वो अदर फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, वो प्राइसेस की वजह से चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। राइज ऑफ सप्लाई कर्व मींस के प्राइसेस में चेंज नहीं हो रहा, आप ये देख सकते हैं टेबल बना हुआ है, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हो रहा और क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये इसमें कुछ केसेस हैं आपको शो हो रहे होंगे। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वाला फर्स्ट केस है,
फर्स्ट प्राइसेस थी 100 रुपीज़, ये वाई एक्सिस पे प्राइसेस ले ली गई हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई, क्यू एस रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। जब प्राइसेस 100 थी तो 10 यूनिट्स क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था। जब प्राइसेस 200 पे गई तो अब वो 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है। मींस प्राइसेस के बढ़ने से अपनी क्वांटिटी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉजिटिव कर्व बनेगा। इसमें क्या है कि प्राइसेस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। पॉइंट्स आप एरो देख सकते हो कि अपनी क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सप्लाई की क्वांटिटी पहले 10 यूनिट्स वो सप्लाई कर रहा था, अब वो प्राइसेस के बढ़ने से वो 20 यूनिट सप्लाई कर रहा है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, मतलब बनाने पे कोई खर्चा आ रहा है वो भी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि अब यहाँ पे प्राइसेस पहले 300 थी, मतलब प्राइसेस ज़्यादा थी, प्राइसेस में कमी आ रही है, ठीक है। जब प्राइसेस 300 थी 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, जब प्राइसेस कम हो रही हैं 200 पे चली गई हैं तो 20 यूनिट्स, अब वो मज़ीद कम हो रही हैं, प्राइसेस 100 पे चली गई हैं तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगा। प्राइसेस के कम होने से अपनी प्रोडक्शन कम कर रहा है, ठीक है। वो इसलिए ताकि उसको ज़्यादा लॉस ना बेयर करना पड़े, उसको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा। अब वो सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम होने का मतलब है सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, क्वांटिटी सप्लाई अब रिड्यूस हो रही है। ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस जो हमने पढ़ा कि राइज एंड फॉल फिनोमिना। राइज एंड फॉल में क्या होता है, सप्लाई कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट करता है। फर्स्ट केस जो हमने फर्स्ट जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये राइज इन सप्लाई है, ठीक है। आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे प्राइसेस हैं जो कि 100 रुपीज़ है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई है। पहले 100 रुपीज़ पे 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, उसी 100 रुपीज़ पे फिर उसने अपनी क्वांटिटी ज़्यादा कर दी, 20 यूनिट्स कर दी। अब ये इंक्रीज़ क्यों किया, सप्लाई अदर फैक्टर्स की वजह से। लेट्स सपोज हमने यहाँ बात की, अगर कहते हैं कि कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, अब कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है। अब बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो बहुत कम है, इसकी वजह से वो जो सप्लायर है अपना आउटपुट ज़्यादा कर देगा, प्राइसेस में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो प्राइसेस जब 100 थी तब कितनी सप्लाई कर रहा था, 10 यूनिट, वो एक सप्लाई कर्व बन गया। फिर उसी प्राइस पे हम अदर फैक्टर्स की वजह से कॉस्ट कम पड़ रही है, अब वो ज़्यादा चीज़ें बनाएगा, अब 10 यूनिट्स की बजाय 20 यूनिट्स बनाएगा। सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया आउटवर्ड डायरेक्शन में। पहले 10 यूनिट्स था, अब 20 यूनिट्स, मींस इंक्रीज़ हो रहा है सप्लाई में, क्वांटिटी सप्लाई में, लेकिन प्राइसेस कांस्टेंट है। उसी 100 रुपीज़ पे वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये राइज़ हो रहा है सप्लाई में। सेम इसका ऑपोजिट केस यहाँ पे देखें, प्राइसेस पहले 100 थी और 100 रुपीज़ पे पहले वो 20 यूनिट्स बना रहा था, ठीक है। फॉल इन सप्लाई मीन्स अब वो इन्वर्ट शिफ्ट कर रहा है सप्लाई कर्व, किसी भी रीज़न से हम कह सकते हैं। यहाँ पे वही पुराना एग्जांपल ले लें कॉस्ट की, कि इसका मतलब है अगर बनाने पे जो खर्चा आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है किसी भी वजह से, रॉ मटेरियल महंगे हो गए, ठीक है, बनाने पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें क्या करेगा सप्लायर कि प्राइसेस कांस्टेंट है तो उसका खर्चा बनाने पे बहुत ज़्यादा है, वो अपनी सप्लाई कम कर देगा। प्राइसेस मार्केट में कांस्टेंट है, बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से उसने अपने प्रोडक्ट्स को बनाना कम कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कम कर दी, ठीक है। तो अब वो 20 यूनिट से 10 यूनिट पे चला गया, उस तरह पे यहाँ पे अब सप्लाई कर पा गया, और इस ये सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि सप्लाई में फॉल आ रहा है, लेकिन प्राइसेस कांस्टेंट है अदर फैक्टर्स की वजह से। राइज और फॉल जो है सप्लाई कर्व में वो अदर फैक्टर्स की वजह से आता है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे हम कहते हैं एज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट है। लेकिन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें सप्लाई कर्व में, वो हम कहते हैं कि प्राइसेस की वजह से आता है, वहाँ पे सारे फैक्टर्स हमने वहाँ पे एज्यूम कर लिए कि कांस्टेंट है, ठीक है क्लास। ये था आज का टॉपिक है कि किसी स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।